Hi guys, welcome to the channel. I'm Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan. And in today's video, we're gonna talk about a very important thing that I wanted to share with you guys. That आपको पता होगा कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया, राइट? अभी सब बच्चे खुश होंगे कि हाँ चलो सिलेबस रिड्यूस हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन भी बच्चों ने अभी तक एनएमसी की वेबसाइट पे जाके अपना जो ऑफिशियल नोटिस था वो डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर जिन भी बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आपको न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ, मैंने बोला है आपको पहले भी, आपको न्यू एनसीईआरटी की पीडीएफ प्लस आपको जो ऑफिशियल नोटिस है जिसमें आपको रिड्यूस सिलेबस बताया गया है, जो कि एनएमसी या एनडीए किसी भी एनएमसी की वेबसाइट पर आई थिंक अवेलेबल होगा, बिकॉज उन्होंने ही वो नोटिस किया है, डिक्लेयर किया है। तो आई थिंक आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका सिलेबस क्या क्या रिड्यूस हुआ है, राइट? उसी के उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो स्टडीज़ है उन्हें ओरिएंट करोगे। देन आफ्टर दैट आई वांटेड टू से समथिंग कि अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, राइट? पहले अप्रॉक्स आयल से कि अप्रॉक्स हम मान लेते कि 100 चैप्टर थे तो अब आपके 79 या 80 करके ऐसे कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं, राइट? बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं देख रही थी कि आपका सिलेबस क्या क्या रिड्यूस हुआ है तो मुझे एक बार देख के बहुत वो फील हुआ कि आप लोगों ने ये नहीं देखा होगा कि जो आपके चैप्टर हटाए गए हैं दैट वर ईजी चैप्टर्स, राइट? उन्होंने क्या किया है कि उन्हें पता था कि आपका पेपर मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि आपका पेपर इस साल थोड़ा ज़्यादा टफ आएगा। बिकॉज देखो हुआ क्या है, पहले हमारे पास जो सिलेबस था, ऐसे समझिए कि पहले हमारे पास है ना 100 चैप्टर थे, बट उन 100 चैप्टर में ऐसा था कि कुछ चैप्टर टफ थे, कुछ इजी थे और कुछ मॉडरेट करके चैप्टर थे। तो उन सभी 100 चैप्टर में से इंक्लूड होकर अपना पूरा पेपर बन के आता था। तो ऐसा नहीं होता था कि पेपर में सिर्फ टफ क्वेश्चन ही है या पेपर में इजी क्वेश्चन ही है, पेपर में दोनों का बैलेंस होता था, राइट? बट अब इन्होंने क्या किया है, एनएमसी ने क्या डिक्लेयर किया है कि उन्होंने जो आपकी ईजी चैप्टर थे उनको रिमूव कर दिया है, राइट? मैंने देखा कि सॉलिड स्टेट हटा दिया, हाइड्रोजन वाला चैप्टर हटा दिया, देन उसके बाद एस ब्लॉक को हटा दिया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को हटा दिया, मिनरल न्यूट्रिशन को हटा दिया, राइट? सो आपको ये ध्यान रखना है कि जब उन्होंने ऐसे इजी चैप्टर हटा दिए हैं, इट मीन्स कि अब जो आपके टफ चैप्टर्स थे जैसे कि थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया की बात करें तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हो गया। तो ये चैप्टर क्या थे कि हम हमेशा ये मैं जब अपने टाइम पे प्रिपेयर कर रही थी तो मैं तो यही प्रे करती थी कि भगवान फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है उनसे कम ही एक दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाए, और देन मेरे पास मिनरल न्यूट्रिशन तो है ही, तो मुझे पता है जो मेरे पास मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आएगा या मेरे पास ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का क्वेश्चन आएगा वो मैं सही करके आऊँगी। बट बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले में से जो एक या दो क्वेश्चन आते हैं उन्हें गलत नहीं करके आऊँ। बिकॉज आपको भी पता है, देखो मैंने हमेशा टॉकिंग अबाउट एनी सब्जेक्ट, अगर मैं बायो की बात करूँ, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की, हर सब्जेक्ट में हमारे पास इजी, टफ और मॉडरेट चैप्टर्स करके होते हैं। जो चैप्टर आपके हटाए गए थे देवर वो इजी चैप्टर थे, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि आपको पता है कि पेपर तो पूरे सिलेबस में से बन के आता है, तो भले ही वो चैप्टर इजी हो बट स्टिल उसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि आपको किसी टफ चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ रहा है उससे भी आपको 4 नंबर मिलते थे, और जो ईजी में से आ रहा है उससे भी आपको 4 नंबर मिलते थे। बट अब इन्होंने क्या किया एनएमसी ने कि आपके जो ईजी वाले चैप्टर थे उन्हें ही हटा दिया। तो अब ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो पेपर है जो क्वेश्चंस आपके डिराइव्ड होंगे, बिकॉज भले आपके पास पहले चैप्टर 100 थे तो सब में से एक एक क्वेश्चन करके, और जो इजी वाले चैप्टर्स थे उनमें से भी क्वेश्चन आ जाता था, राइट? अपने पास मेटलर्जी में से क्वेश्चन आ जाता था, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाता था। दैट वाज कितना ईजी चैप्टर था। देन वी हैव एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इतना ईजी चैप्टर, उसमें से क्वेश्चन आ जाता था। बट राइट नाउ उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो ईजी चैप्टर थे वही हटा दिया। तो राइट अब उनके पास ये है कि उनके पास सिलेबस तो कम है और जो सिलेबस बचा है वो थोड़ा मॉडरेट आयल से टफ लेवल का सिलेबस है। तो उस टफ लेवल में से, सिलेबस में से वो अच्छे और टफ क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के दे विल मेक सम आई से टफ टाइप ऑफ लिटिल अबव मॉडरेट आई से, कि वैसे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में वो डालेंगे। बिकॉज जब इजी वाला चैप्टर रहे ही नहीं है तो सवाल ही नहीं बनता कि उनमें से क्वेश्चन आ जाए, राइट? अगर ऐसा होता है तो अगर कि वो कम्प्लीटली स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस को फॉलो करते हैं कि हाँ हमने रिड्यूस सिलेबस के अलावा हम कुछ भी नहीं देंगे। स्टिल आई डोंट नो कि आप लोगों को बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एनएमसी पे, बट हमेशा अपने पास एक बैकअप प्लान रखना चाहिए कि अगर आप जाने से पहले फिर भी एक बार आप देख के जा सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम बचता है ना, दैट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। आपको क्या सही लगता है कि हाँ नहीं मैं तो सिर्फ रिड्यूस सिलेबस ही करके जाऊँगा, उसके अलावा मैं जो सिलेबस पहले था उसे बिल्कुल देखूंगा भी नहीं, या मेरे पास रिड्यूस सिलेबस है उसे तो मैं अच्छे से पढ़ ही लूँगा पहले। बट स्टिल अगर मेरे पास टाइम बच जाता है तो उसके बाद में जो डिलीटेड सिलेबस था या जो मेरा, क्योंकि आई डोंट नो 12th में है आप या फिर ड्रॉपर है तो ड्रॉपर से तो वो पढ़ ही रखा होगा, राइट? तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट जो बच्चे 11th या 12th में उन्हें थोड़ा लिटिल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना होगा। तो दैट इज़ बट बिकॉज आपको अगर अच्छी रैंक चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, आप चाहते हो कि हाँ नीट में इसी साल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट चाहिए, तो आप इतना कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। एंड आई से कि देखो अभी जो आपके इजी चैप्टर हटा दिए हैं तो इट्स नॉट अ गुड थिंग हो कि आपको खुश नहीं होना इतना कि हाँ चलो यार चैप्टर हटा तो दिए, अब जो टफ वाले हैं
वो टफ वाले में से ही अच्छे अच्छे टफ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, राइट। जहाँ आपको हाइड्रोजन जैसे चैप्टर में से एक क्वेश्चन करके +4 मिलते थे, अब आपको थर्मोडायनामिक्स में से 2 या 3 क्वेश्चन दिखेंगे, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना, बिकॉज उनके पास अब सिलेबस कम हो गया है, तो उस सिलेबस में अच्छे से चुन चुन के अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, जो जिनमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट, थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, या जिन्हें करने में आपको टाइम देना पड़ता है, राइट। तो वैसे चैप्टर्स में से वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के निकालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब अपनी जो आपका प्रीशियस टाइम है अभी इस टाइम पे, राइट, अब आपको पता तो है ही कि सिलेबस हट ही गया, तो उस सिलेबस को एक बार साइड में रख के जो सिलेबस आपके सामने है, राइट, जिस पे आपको अच्छे से फोकस करना है, आपको उसे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एंड आई से कि अभी से अपना जो स्टडी स्केड्यूल है उसे अच्छे से प्लान करके चलो। अभी से अपना जो वीक लाइक सब्जेक्ट है, राइट, वीक चैप्टर्स है, या जो भी आपका बैकलॉग है, या कुछ भी दिक्कत आ रही है, नोट्स नहीं है, बस स्टार्ट करो। और ये देखो कि हाँ यार, मेरा ना सिलेबस में जितने जल्दी पूरा सिलेबस 11th एंड 12th में दोनों की बात कर रही हूँ। अगर आप 12th में है तो आपको 11th और 12th दोनों एक साथ बैलेंस बना के चलना। अगर आप ड्रॉपर है तो आपको 11th और 12th दोनों को डेली अच्छे से करना है, राइट। बिकॉज आपको पता है कि अब 7 महीने भी नहीं, 7 महीने से बहुत कम टाइम बचा है, लाइक टेक इट अराउंड 6 मंथ और 6 मंथ एंड 15 days समथिंग लाइक दैट। सो आई से कि अभी के टाइम पे, बिकॉज आपका सिलेबस देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है, और प्लस आई डोंट नो आपका पेपर या तो NTA या NMC में से कोई बनाने वाला है, बट दैट डजंट मैटर, राइट, बिकॉज पेपर तो टफ आने वाला है, क्योंकि आपका सिलेबस कम कर दिया है, तो कुछ ना कुछ तो ये करेंगे जिससे कि आपके पेपर को लिटिल बिट टफ बना पाए, राइट। बिकॉज यू शुड बी लाइक, मैं तो यही कहूँगी कि आपको हमेशा रेडी होना चाहिए। आपका पेपर आप ये सोच के जाओ, जब मैं गई थी अपना एग्जाम देने नीट का, तो मैं यही सोच के गई थी कि ना मेरा पेपर बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है, मेरे पेपर में कुछ भी आ सकता है, तो मुझे हर चीज़ अच्छे से पढ़ के जानी है। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। अपनी जो मैंने 2 साल की मेहनत अपनी इस जर्नी में डाली है, मैं उससे बिल्कुल भी अपने हार्डवर्क को वेस्ट होने नहीं दे सकती। तो आपको ये बस सोच के जाना है कि पेपर में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, मैंने जैसा सोचा नहीं होगा वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पर फिर भी स्टिल मुझे अपना 100% देना है। मुझे एक गवर्नमेंट MBBS सीट चाहिए, मुझे एक अच्छा स्कोर, एक अच्छी रैंक चाहिए, राइट। तो आपको यही ध्यान रखना है कि सिलेबस कम हो गया, वेल एंड गुड, वो सबके लिए कम हुआ, राइट। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, इससे कट ऑफ बढ़ेगी, एंड इससे पेपर टफ होगा, बिकॉज आपका जो लाइक आपका जो कम सिलेबस है, जो लाइक आपके पास मेन सिलेबस अब जो बचा है, लाइक वो इजी वाला नहीं बचा, वो टफ चैप्टर्स ही बचे। उन लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखा होगा कि हाँ चलो इजी चैप्टर को हटा देते हैं, वैसे भी इनमें से क्वेश्चन एक दो अपन देते थे, एक तो देते ही थे, बिकॉज देखो पेपर पूरे सिलेबस में से बनता है, राइट। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हाँ चलो कुछ टफ चैप्टर थे पहले तो उनमें से ही बनाते थे, बट राइट नाउ उन्होंने क्या किया कि इजी चैप्टर को हटा दिया, तो बचे अब टफ चैप्टर्स, तो उनमें से वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के और आप लोगों के लिए दे गोना कम इन योर एग्जाम, राइट। सो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस भी चीज़ में आप अभी बैकलॉग्स है आपके, जिस भी सब्जेक्ट में आपके बैकलॉग्स है, उसे जल्दी से कवर करो, और जल्दी से फोकस करो कि अपना सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो, राइट। और मैं तो ये कहूँगी एग्जाम से पहले आपका सिलेबस मतलब 11th और 12th का दोनों की बात कर, दोनों का लाइक मिला के आपका सिलेबस अच्छे से काफ़ी टाइम रिवाइज करके जाना चाहिए, बिकॉज बिलीव मी स्टिल लाइक अगर आपके 79 या 80 या जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, वो स्टिल उन सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करना, एंड देन अगेन रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस इज अ बिग थिंग, ओके। मैंने कई लोगों को देखा कि उन्होंने पढ़ तो सब लिया, एक बार तो अच्छे से सब पढ़ लिया, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू रिवाइज, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट था। ड्यूरिंग माई टाइम आई यूज टू लाइक कि मैं जब एक दिन में जब मेरे एग्जाम से लाइक पहले 3-4 महीने पहले जब मेरा पूरा हो गया था सब कुछ सही से, स्टिल मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी पूरा रिवाइज करने में, क्योंकि मैं जैसे अपनी 11th की बायो स्टार्ट करती थी एक दिन में, तो मुझे 5 से 6 घंटे सिर्फ 11th की NCERT पढ़ने में ही लग जाते थे, राइट। तो आप सोच सकते हैं कि आपको पूरा सिलेबस करने में कितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप पूरा एंटायर सिलेबस कवर कर पाए। तो अभी से बैकलॉग्स के पीछे नहीं कि हाँ यार मेरा बैकलॉग है मैं क्या करूँ। देखो बैकलॉग उसी से कवर होगा अगर आप है ना, जिसका भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो कि बैकलॉग किसका है। अगर बैकलॉग ज़्यादा है, लाइक आपके 30-40 चैप्टर बैकलॉग में है, तब तो आपको एक दिन में 5 से 6 घंटे देने चाहिए जो चैप्टर आपके रह रहे हैं। बट स्टिल अगर आपके 4 से 5 चैप्टर का या 10 चैप्टर, राइट, 10 मैक्सिमम, राइट, उससे ज़्यादा फिर तो आपको ज़्यादा ही टाइम देना पड़ेगा। अगर 10 चैप्टर आपके बैकलॉग में है तो व्हाट यू कैन डू कि हाँ चलो 1 से 2 घंटे या 3 घंटे दे दिया, बट बैकलॉग को खत्म किया, राइट। जितनी जल्दी हो सके अपने बैकलॉग को खत्म करो। अपनी जो वीक चैप्टर्स है उनकी लिस्ट बना के तैयार रखो हर सब्जेक्ट में कि हाँ यार ये मेरे वीक चैप्टर्स है और मुझे इन्हें क्लियर करना है फर्स्ट, बिकॉज बिलीव मी जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनमें से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वही आपके एग्जाम में गलत होंगे, राइट। आपके स्ट्रॉन्ग में से देयर इज लाइक लेस चांसेस कि वैसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाए आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर में से, बट जो आपके वीक है उसमें से ही आपके क्वेश्चन गलत होंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो, जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें मेंटेन करके रखो। जिस सब्जेक्ट में वीक हो, फिजिक्स में वीक हो, फिजिक्स को से भागना नहीं है, फिजिक्स क्लासेस लेक्चर अटेंड करो, ऑनलाइन नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट्स रेडी रखो, अपनी नेमिंग रिएक्शन की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन की शीट्स रखो, मैकेनिज्म अच्छे से करके जाओ, NCERT को बार बार पढ़ो, एग्जाम्पलर PYQs, आपको बस ऐसे ही करते रहना है।
हो जाएगा। देखो सभी के लिए आई से कि ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाना है कि नहीं यार हमारा ना लाइक हमारे टफ ही चैप्टर आ रहे हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ हो रहा है राइट। वो पेपर सबके लिए टफ आता है, सबके लिए कट ऑफ इंक्रीज होता है, सब बच्चों के लिए रैंक में इन्फ्लेशन आता है, दैट इज लाइक वो एक सभी बच्चों के लिए हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना, बस आपको ये सोचना है कि हाँ चलो मेरे टाइम पे पेपर टफ आ रहा है तो कोई ना, मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा, अच्छे से पढ़ के, अच्छे से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन याद करके, पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के, एंड और जितना मैं अच्छा कर सकता हूँ, जितना मैं अपना 100,000% दे सकता हूँ, मैं उतना करूँगा। तो बस मुझे यही आपसे बोलना था। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस बिकॉज मुझे लगा कि यार आप लोगों को बताना चाहिए कि आपका जो पेपर लाइक आपका जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसमें से आपके ईजी चैप्टर हटा दिए हैं, बट देन देर आर टफ चैप्टर जो कि अभी भी आपके सिलेबस में है, एंड दे गोना लाइक उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल। सो आपको प्रिपेयर रहना हर चीज़ के लिए, अपनी जो लाइक आपकी जो पढ़ाई है उसे अच्छे से मेंटेन करके जाना है, अच्छे से बैलेंस बना के रखना है, और बस किसी भी कैसा भी पेपर कितना भी टफ है आपको उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है राइट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे, अपने स्टडीज़ को बैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बैकलॉग और नोट्स के लिए नोट्स कैसे बनाऊँ, बैकलॉग देखो एक्सक्यूजेस नहीं बनाने, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो। ओके, सो या आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।